बहुत दिनों बाद आईपीओ कंपनी आई है, तो इसलिए वो न्यूज़ पर व्यूज़ वाला माहौल वही रह गया। लेकिन आइए, एक कंपनी जो बाज़ार में उतरने की तैयारी कर रही है वो है जीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, और कंपनी के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ। ऑटोमेटिव और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए मेटल स्क्रैप का कामकाज करने वाली है ये कंपनी, और रिसाइकलिंग, एल्यूमिनियम अलॉय, जिंक अलॉय इंगॉट्स वगैरह ये सारे प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। आईपीओ 3 तारीख यानी कि आज ही से खुला है, 5 तारीख यानी कि शुक्रवार को होगा बंद। 78 शेयरों की लॉट साइज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफर फॉर सेल है पूरा का पूरा कंपनी की तरफ से 630 करोड़ का, और मार्केट कैप जो है वो ऊपरी प्राइस बैंड पे 4200 करोड़ के आसपास का है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं, दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मोहन अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। 2021 से कंपनी के आप सीएमडी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है, और इस सेक्टर का 30 साल से ज़्यादा गहरा अनुभव अग्रवाल साहब का है। और दूसरे हमारे साथ मेहमान है युगल किशोर गर्ग साहब, जो सीएफओ हैं कंपनी के। 2025 से आप भी कंपनी के साथ हैं। अकाउंटिंग और फाइनेंस के स्पेस में 20 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव गर्ग साहब का भी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मोहन अग्रवाल साहब, शुरुआत आपसे करता हूं। सर, पहले तो समझाएं आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरह के प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं? पहली चीज तो 2006 में हम लोगों जी, 2006। जी 20 साल हो गया हम जी। लोगों को। हम लोग रिसाइकलिंग करते हैं, रिसाइकलिंग नॉन फेरस मेटल की करते हैं, ज्यादातर एल्यूमिनियम होता है। 80% के करीब हमारा रेवेन्यू एल्यूमिनियम से आ रहा है आज के दिन में। और इसमें हम लोग ऑटो सेक्टर को सर्विस करते हैं। ऑटो में हमारा रिसाइकल एल्यूमिनियम में 45% का मार्केट शेयर है। हमारे 13 प्लांट है अक्रॉस द कंट्री। और 9 इसके अलावा हम लोगों ने अभी रिसेंटली शीट इंगट्स और बिलेट्स का प्लांट डाला है, और उसके अलावा हमने एक बेवरेज कैन रिसाइकलिंग का प्लांट डाला है फॉर सप्लाई ऑफ बेवरेज कैन रिसाइकल करके लिक्विड मेटल हम देते हैं। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर के लिए नया रिसाइकल मेटल, नया मेटल बनेगा, क्योंकि डीकार्बोनाइजेशन के लिए उनको चाहिए होगा, तो उससे भी हम लोगों की काफी अच्छी ग्रोथ आने की हमारे को उम्मीद है। तो ये एल्युमिनियम पोर्शन हम लोग करते हैं, और नॉन एल्युमिनियम में हम लोग ब्रास, कॉपर, जिंक, स्टेनलेस स्टील और मैग्नीशियम के फर्नेस रेडी स्क्रैप प्रोसेस करके हम लोग फर्नेस रेडी स्क्रैप बनाते हैं और उसे बेचते हैं। वो हमारा कोई 20-22% के करीब का बिजनेस का शेयर है। जी अग्रवाल साहब, एक चीज़ और बताएं, चूंकि आपके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट सबसे बड़ा खर्चा है, लगभग 89-90% आपकी जो कॉस्ट है वो रॉ मटेरियल से। जो कुछ भी रॉ मटेरियल के दाम ऊपर नीचे होते हैं, क्या आपके मार्जिन पर फर्क पड़ता है, या आप पूरा का पूरा कस्टमर्स को पास ऑन करते हैं? हम लोगों का ऊपर नीचे दोनों होता है, कभी प्राइस बढ़ता है, कभी प्राइस कम होता है। हम दोनों कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं। हमारा मार्जिन थोड़ा स्टेबल रहता है। हम अपने आप को कन्वर्टर्स मानते हैं, तो प्राइस और करेंसी चेंज हमारा पास ऑन हो जाता है, और जो हमारा कन्वर्जन मार्जिन है वो हमारे पास रहता है। तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी देखने का ज्यादा बेहतर तरीका रुपीस पर टन है, रादर देन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक बात है। अब ये बताएं कि जिस तरह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो रही है, गर्ग साहब जरा आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप अपने कोई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहे हैं? ईवी को लेकर जो नया मार्केट खुल रहा है उसको लेकर क्या प्लान है कंपनी के? सर, ईवी के अंदर कंपनी ने ऑलरेडी शूलागिरी, जो तमिलनाडु में होसुर के पास में एक जगह है, वहां पे एक लैंड एक्वायर की है जो केवल एक्सक्लूसिवली ईवी के लिए है। तो जैसे ईवी में अपॉर्चुनिटी आएगी, ईवी के अंदर कंपनी अपना मार्केट ग्रोथ करेगी। और एज फार एज ईवी के अंदर एल्यूमिनियम कंजम्पशन की बात है, सर, एल्यूमिनियम ईवी के अंदर कंजम्पशन कन्वेंशनल व्हीकल से 3 टाइम ज्यादा होता है। तो जैसे ही ईवी के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और ज्यादा है कंपनी के लिए। अग्रवाल साहब, रॉ मटेरियल के साथ साथ जो 90% तो आपका है कॉस्ट, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन 75% आपका रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हैं। आजकल इंपोर्ट में वो जिस तरह की सप्लाई चेन डिसरप्शन, फॉरेक्स फ्लक्चुएशन, स्क्रैप की अवेलेबिलिटी वगैरह, ये सारे जो इश्यूज हैं, उसका किस तरह का इम्पैक्ट आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस पर पड़ता है, ये ज़रा समझाएं। देखिए, आप एक चीज समझिए कि स्क्रैप एल्यूमिनियम
एंडलेसली रिसाइक्लेबल है, उसको बार बार आप रिसाइकल कर सकते हैं उसी को विदाउट लॉस ऑफ एनी प्रॉपर्टीज। वो वैसे का वैसा ही अच्छा बना रहता है, क्वालिटी उसकी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। इस कारण से स्क्रैप की अवेलेबिलिटी हमारी बढ़ती ही चली जाएगी हमेशा इन फ्यूचर। तो स्क्रैप अवेलेबिलिटी हमारे को कंसर्न नहीं आएगा कभी भी। हाँ, हम महंगा जरूर होता चला जाता है वो, क्योंकि डिमांड उसकी बहुत बड़ी है। तो हमारे हिसाब से ये हमको कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं दिखता। एक तो हम दुनिया भर में हर जगह से माल खरीद रहे हैं, डोमेस्टिक को और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी 25-27% के करीब हो गया, आगे चल के डोमेस्टिक हमारा और ज्यादा बढ़ेगा। हमारे 13 प्लांट हैं पूरे देश में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जैसे जैसे डोमेस्टिक जहाँ पे माल जनरेट होता है वहीं पे हम लोग खरीद के अपने नियरेस्ट प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लॉजिस्टिक कॉस्ट सेव करते हैं। हम मतलब हम लोग उसको प्रोक्योरमेंट ऑफ स्क्रैप हमारे लिए और आसान हो जाता है, बेचने वाले के लिए भी और हमारे लिए भी। तो और मेरे को ये जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, करेंसी की इतनी वेरिएशंस हैं, जियोपॉलिटिकल्स में थोड़े बहुत चैलेंज आए लेकिन इतना कोई सीरियस चैलेंज नहीं आया। हमारा सेल्स बराबर चल रही हैं। ऑटो इंडस्ट्री में तो बहुत ह्यूज ग्रोथ है। तो हमारे जब कस्टमर के पास डिमांड ज्यादा है तो वो भी हम लोग सर्विस कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि जियोपॉलिटिकल से हम लोगों ने पहले से कम कर दिया। इनफैक्ट हमारा क्योंकि डिमांड बढ़ी हमारे कस्टमर की, तो हमारी सेल भी बढ़ी है उसके साथ में। इसके अलावा नॉन ऑटो में जैसे आप ईवी की बात कर रहे थे, ईवी में 3 गुना एल्यूमिनियम लगेगा। तो कास्ट एल्यूमिनियम के अलावा एक्सट्रूजन और शीट्स का भी उसमें बढ़ावा है ईवी में कंजम्पशन का। तो उस सेक्टर में भी हम लोग चले गए अपने। हमने जो तिरुपति में अभी रिसेंटली प्लांट लगाया है उस। ओके अग्रवाल साहब, 630 करोड़ का इशू साइज है, पूरा ऑफर फॉर सेल है। तो ये जरा समझाएं कि कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो इस इशू में बेच रहे हैं और क्या कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है? एक हमारे पास पी इन्वेस्टर है, 2013 में उन्होंने हमारे साथ इन्वेस्ट किया था। 13% उनकी होल्डिंग है आज के दिन में। उन लोग 12% निकल रहे हैं। 13 साल के बाद में भी वो 1% अभी भी रखना चाहते हैं अपने पास, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कंपनी में अभी ग्रोथ और प्रोस्पेक्ट्स बाकी है। फैमिली एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन निकाल रही है। अब हम लोगों ने प्राइमरी इस कारण से नहीं लिया क्योंकि हमारा बिजनेस में एक सफिशिएंट कैश की जनरेशन होती है। तो हम लोग अपनी जो कैपेक्स है उसको इंटरनल जनरेशन से मीट कर लेते हैं। और आगे कभी जरूरत पड़ेगी, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आएगा हमारे पास, तो वंस भी एक बार हम जब पब्लिक कंपनी बन जाते हैं तो हम हमेशा वापस आ सकते हैं कंपनी में, मार्केट के पास में। और तो कहना मैं ये चाहता हूं कि जब हमारे पास वो प्रोजेक्ट होगा जिसके लिए हमारे को इतनी बड़ी प्राइमरी की चाहिए होगी, तब हम आप प्राइमरी खरीदेंगे, प्राइमरी लेंगे मार्केट से। ओके गर्ग साहब, ये समझाएं कि कितना कर्ज है अभी कंपनी की बुक्स पे, और इसे अगर है तो कैसे कम करने का प्लान है आपका? सर, कंपनी के पास अभी 31 दिसंबर 2025 के दिन 1300 करोड़ का डेट है, जिसमें से करीब 150 करोड़ के आसपास का टर्म लोन है, बाकी का वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल लोन का जो साइकिल है वो मेरा मॉडरेट है, अराउंड 66-67 डेज का वर्किंग कैपिटल साइकिल है। और मेरा डेट टू इक्विटी रेशियो अराउंड 0.76 का है। कंपनी ऑलवेज मेंटेन द 0.5 डेट इक्विटी रेशियो। So in future we will maintain the same ratio from our internal cash accrual, because मेरी कैश अक्रूवल बहुत अच्छी है। तो आगे के अंदर जो भी मेरे कैश अक्रूवल आएंगे तो मैं वर्किंग कैपिटल को फीड करूंगा, तो उससे जाके मैं वापस अपने उसी मॉडरेट लेवल पर रहने की मुझे उम्मीद है। धन्यवाद गर्ग साहब और अग्रवाल साहब, आप दोनों का हमारे लिए समय देने के लिए, और साथ ही साथ बाजार अपने आईपीओ पर पूरी राय और साथ ही बिजनेस मॉडल समझाने के लिए। आज से आईपीओ खुला है कंपनी का, कल हम सुबह इस आईपीओ का करेंगे विश्लेषण। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।